नमस्कार, मैं किरण। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरराज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जानेंगे। एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में किस तरीके से संबंध है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में पढ़ा था, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज अभी हटाएं नहीं, अभी पूरा देखें। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से मिलने वाले हैं और आपको बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ के भी मजा आएगा। किस तरीके से, देखिए, संघात्मक ढांचा जो है वो मैं बार बार पूरी चीज को इसलिए रिलेट करके चलती हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहें। संघात्मक ढांचे का जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से संघ की तरफ झुकाव है सारी शक्तियों का। लेकिन आप एक बात ये समझिए कि जब तक राज्यों के अंदर या आपस में एक राज्य से या दूसरे राज्य के बीच में संबंध अच्छे नहीं होंगे किसी भी बात को लेकर, तो क्या एक मजबूत संघ रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। शायद अगर सारे राज्य एक तरफ हो जाएं और इस बात पर मतभेद हो जाए राज्यों में, तो फिर सशक्त केंद्र कैसे बनेगा? तो इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचने की कोशिश कीजिए कि मजबूत संघ के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि जो हमारे राज्य हैं वो भी आपस में एक सौहार्दपूर्ण और एक अच्छा संबंध बना के रखें। तभी एक हमारी जो धारणा है कि मजबूत संघ हमारा रहे, वो तभी रह पाएगा। तो जैसे कि बात करी गई है, भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता केवल और केवल केंद्र और राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों पर नहीं चलती। आप एक बात समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस राज्य में जो सरकार है वही सरकार केंद्र में है, जाहिर सी बात है। जैसे सपोज करिए, अब एग्जाम्पल हम यूपी का ले लें। जैसे यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और अगर बात करें हम तो केंद्र में भी है, तो इन दोनों में सौहार्दपूर्ण संबंध होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम बाहर की बात ले लें, जैसे ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, और वहां से ले लें, और अगर हम बात करें केंद्र की, तो इनके बीच हमेशा डिस्प्यूट होता रहता है। लेकिन अगर इस तरीके का भी हो जाए कि ममता बनर्जी भी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों में भी आपस में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे, फिर उधर शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं उनके बीच और किसी और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच बहुत ज्यादा विवाद होने लगे और अपनी सीमाओं पर किसी तरीके का प्रतिबंध लगाने लगे या अलग तरीके का व्यवहार करने लगे राज्य परस्पर एक दूसरे के साथ, तो क्या मजबूत संघ रह पाएगा? शायद आपको मैं समझा पा रही होंगी, तो नहीं रह पाएगा। तो मेन चीज ये होती है कि सब कुछ सहभागिता पर ही आधारित है। सहभागिता का मतलब है राज्य भी आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करें और एक समन्वय स्थापित करें। अब राज्यों में एक दूसरे से समन्वय के लिए क्या क्या चीजें हैं, ये जो निर्भर करते हैं संबंध, अंतर संबंधों पर भी बहुत बड़ी चीज निर्भर करती है। संविधान में इन संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए भी कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं और कुछ नियम बनाए गए, जैसे कि अंतरराज्यीय जल विवाद का न्याय निर्णय देना। आप एक बात समझिए, ऐसी कोई नदी है, मैं फिलहाल एक नदी का एग्जांपल लेके चल रही हूँ। जैसे कोई एक नदी है और उस नदी का पानी यूपी में भी जा रहा है और उस नदी का पानी एमपी में भी जा रहा है। फैक्ट्स पर हम बाद में आएंगे, फिलहाल हम ये समझते हैं कि डिस्प्यूट होते किन किन चीजों के लिए। एक राज्य कह रहा है कि मैं इस नदी का पानी इतना यूज करूंगा, अगला राज्य कह रहा है कि मैं इस नदी का इतना प्रतिशत पानी यूज करूंगा। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या इसमें कौन हस्तक्षेप करेगा? इसका बंटवारा कौन करेगा कि कौन सा राज्य कितना पानी यूज करेगा और कौन सा राज्य कितना पानी यूज करेगा? तो इन सब के लिए हमारा संसद या जो पार्लियामेंट है हमारी, वही तो लॉ बनाएगी, वही चीजों को इसमें हस्तक्षेप करेगी और ये न्याय निर्णय अपना देगी। दूसरा है अंतरराज्यीय परिषदों द्वारा समन्वयता। कुछ ऐसी परिषदें गठित कर दी जाएंगी जिससे कि इन राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हुए हैं उन विवादों के बारे में भी निर्णय दिया जाएगा और वो जो विवाद हैं, जो विवाद दो राज्यों के बीच में थे या दो से अधिक राज्यों के बीच में थी, जो बनाई गई है अंतरराज्यीय परिषद, उसके वो न्याय उनको मानने पड़ेंगे जहां पर विवाद उत्पन्न हुआ था। सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेज तथा न्याय प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई क्रिमिनल है, वो उसकी सुनवाई चल रही है, सपोज करिए मध्य प्रदेश में, और अगर उसका केस ट्रांसफर होता है, वो रहने वाला है अगर यूपी का, उसका केस अगर ट्रांसफर होता है तो जो एमपी का न्यायालय है वहां से सारे दस्तावेज जो होंगे वो एक रिकॉर्ड और बेस के तौर पर किसे दिए जाएंगे, वो यूपी में भी दिए जाएंगे। अभी हाल के ही आप एग्जांपल में अगर हम बात कर लें, सुशांत सिंह के केस की अगर बात करें तो उसमें महाराष्ट्र पुलिस और जो बिहार पुलिस है, दोनों पुलिस इन्वॉल्व हुई। बाद में वो केस सीबीआई को सौंपा गया। तो देखिए किस तरीके से उन सारे रिकॉर्ड्स को, जो भले आगे छानबीन की जाती है चीजों की, लेकिन एक बेस के तौर पर क्या क्या चीजें थी, उन चीजों को, तथ्यों और साक्ष्यों को भी
माना जाता है। तो न्याय प्रक्रिया में ये चीज जो होती है थोड़ी आसानी प्रदान करती है। और इन चीजों को हमने क्या पारस्परिक हमारे संविधान में मान्यता प्रदान कर रखी है कि अगर कोई न्यायालय किसी दस्तावेज को सौंप रहा है या कोई रिकॉर्ड दे रहा है तो हम उस पर अपनी विश्वसनीयता दिखाते हैं। अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता, इस तरीके का भी कहा गया कि अंतरराज्यीय व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार भी आसानी से हो सकता है। इसके अलावा भी संसद द्वारा अंतरराज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। अभी जो टर्म मैंने यूज किया क्षेत्रीय परिषद है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, कई बार क्षेत्रीय परिषद है, सार्वजनिक निकाय है, क्या है, किस तरीके से, बहुत सारे फैक्टर यहाँ से और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो उनको वहां पर जरूर लिख लें। ऐसे फैक्ट्स आप जरूर लिखें जो जरूर एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बहुत बार जब आप पेपर सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर भी, तब भी वहां में क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं लिख लेना, ताकि आप एग्जाम के टाइम पर ज्यादा परेशान इनको लेकर ना हो। तो अब देखते हैं जरा अंतरराज्यीय जल विवाद। आर्टिकल 262 ये कहता है कि अंतरराज्यीय जल विवाद जो होंगे उन पर अपना न्याय निर्णय दे सकता है। कैसे? संसद जो है, हमारी पार्लियामेंट है, वो कानून बनाकर अंतरराज्यीय नदियां जो हैं या नदी घाटियां हैं, उनके जल के प्रयोग, बंटवारे और नियंत्रण से संबंधित या फिर उन पर किसी ने शिकायत करी हो किसी राज्यों ने, तो उन पर अपना एक न्याय निर्णय दे सकती है। समझ में आई बात आपको? आर्टिकल 262 ये कह रहा है कि अगर कहीं पर भी किसी दो राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी नदी के जल बंटवारे को लेकर कोई भी विवाद है, तो उस विवाद का सुलझाव, उस विवाद को कौन सुलझाएगा? संसद, हमारी पार्लियामेंट सुलझाएगी उस विवाद को। इसमें संसद ही हमारी महत्वपूर्ण है। संसद यह भी व्यवस्था करती है कि इसमें ना तो किसी न्यायालय, ना तो उच्चतम न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय इसमें दखल करेगा। तो सर्वोच्च कौन हो गया? इसमें हमारी यहाँ पर संसद हो गई जब नदी जल बंटवारे की इस तरीके से बात आती है। क्योंकि अगर उच्च न्यायालय या न्यायालय होंगे वो अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो जो निर्णय आएगा हो सकता है वो उतना उचित ना हो, इसलिए इसको संसद ने अपने हाथ में ले रखा है। इसी प्रावधान के अधीन दो तरीके के ऐसे कानून बनाए गए हैं। तो दो तरीके कौन कौन से वो कानून बनाए गए हैं? एक बनाया गया है नदी बोर्ड अधिनियम। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है नदी बोर्ड अधिनियम कब बना? 1956 में, 1956 में। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में ये भी बना है। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के संबंध में, जो भी जल का संबंध है, नदियों का ही बंटवारे का संबंध का ज्यादा आता है, तो जो भी संबंध है उसके बारे में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो भी विवाद उत्पन्न हुआ है उसमें एक निर्णय देने के लिए एक अस्थायी न्यायालय का गठन कर सकता है। किसका गठन कर सकता है? अस्थायी न्यायालय। अस्थायी न्यायालय का मतलब जो स्थायी नहीं है, तो अस्थायी न्यायालय का गठन कर सकता है और उस गठन के बाद उसको ये शक्ति भी प्रदान करता है कि जो वो निर्णय देगा, जो न्यायालय गठित किया गया है, तो वो जो न्यायालय वो जो भी शक्ति दे, उसको शक्ति दी गई है कि जो निर्णय वो देगा, वो जो विवादित राज्य हैं उस नदी घाटी को लेकर, तो वो चीजें क्या होगी, उस पानी के बंटवारे को लेकर जो भी व्यवधान है उन सभी को वो चीज माननी पड़ेगी। मतलब अगर किसी कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर मानी, अभी हम बात करेंगे आगे, क्योंकि कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इन नदियों को लेकर विवाद रहे हैं। तो जैसे कावेरी नदी के विवाद को लेकर अगर बात करें, विवाद है इसमें, तो अगर ये इसके लिए एक न्यायालय गठित किया जाता है, तो न्यायालय जब गठित किया जाएगा तो जितने राज्यों में कावेरी नदी को लेकर पानी का विवाद है उन सभी राज्यों को जो ये न्यायालय बनाया जाएगा, जो अस्थायी न्यायालय, इसकी बात को उन लोगों को से मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात को? तो सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। कुछ महत्वपूर्ण गठित जो अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण है उनके बारे में देख लेते हैं। अभी तक वैसे 2016 तक, लक्ष्मीकांत सर की बुक के हिसाब से 2016 तक 8 इस तरीके के न्यायालय गठित हो चुके हैं। तो जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार उनका ईयर पूछा जाता है, कई बार वो कितने राज्यों में विवादित हैं ये भी पूछा जाता है। तो मैंने इसका पीडीएफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके। बेहतर होगा कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने नोट्स में कहीं पर भी इसे लिख ले। तो कृष्णा नदी जल विवाद की अगर हम बात करें, इसका जो न्यायाधिकरण गठित किया गया था वो किया गया था 1969 में,
और ये किन किन के बीच में विवाद है, किन किन राज्यों के बीच में? देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आप कोई भी ट्रिक बनाइए, कैसे भी करिए, क्योंकि दूसरे की ट्रिक शायद ही कभी याद रहती है। आप खुद अपनी ट्रिक बनाइए और आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। आप मैप में जाके देखिए, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। गोदावरी नदी जल विवाद जो न्यायाधिकरण गठित किया गया था, वो भी 1969 में ही किया गया था। और ये है गुजरात, ये है जो गुजरात नहीं, ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। इसमें 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। 5 राज्यों के बीच में इस नदी को लेकर विवाद है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ये किया गया था 1969 में। ये भी देखिए 4 राज्यों के बीच में है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। है क्या जो आसपास के स्टेट होंगे उन्हीं में तो होगा। नदी एकदम से उड़ के यहां से तो है नहीं कि यहां से लेके दूसरे वाले उसमें पहुंच जाएगी और वहां विवाद हो जाएगा, नहीं। तो जो पास पास की स्टेट है उन्हीं में विवाद अक्सर कर उत्पन्न होते हैं। तो नर्मदा नदी जल विवाद जो है वो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अब अगर बात करें कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की, तो ये है 1990 में गठित किया गया था। अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। ये है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में, 4 राज्यों के बीच में है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर बहुत बार एग्जाम में यूपीपीसीएस का पेपर आप उठा के देख लीजिए, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कम से कम आपको कावेरी नदी जल विवाद तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले भी ये विवाद में था, ये अक्सर करी विवाद में रहता है। तो मैं फिर से बता दे रही हूं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। 2016 तक जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि 8 तरीके के ऐसे न्यायाधिकरण गठित किए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषदें। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषदें क्यों गठित की गई? अंतर्राज्यीय परिषदें इसलिए ही गठित की जाती है ताकि जो संबंध है वो बहुत अच्छे तरीके से और सौहार्दपूर्ण और समन्वय तरीके से हम काम कर सकें। आर्टिकल 263 ये कहता है अंतर्राज्यीय परिषदें जो है वो आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग गठित की जाती हैं। आर्टिकल 263 के तहत राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय एवं अंतरराष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन करता है। अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाता है आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग। इस प्रकार यदि राष्ट्रपति यह महसूस करे कि परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है, कौन करेगा गठन? राष्ट्रपति। कि उसको अगर लगता है कि ये सार्वजनिक हित में है तो इसका वो गठन कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इनके कर्तव्यों और प्रक्रियाओं को भी परिभाषित कर सकता है कि किस तरीके से ये काम करेंगी और इनके क्या क्या प्रक्रिया होगी और क्या क्या इनके कर्तव्य होंगे। जैसे 2 राज्यों के मध्य कोई विवाद अगर उत्पन्न हो गया है तो उनकी जांच करना और उनको सलाह देना। अब विवाद हम देख चुके हैं किस तरीके के विवाद उत्पन्न होते हैं, तो जिस तरीके के भी विवाद होंगे उसके लिए इस तरीके की परिषदों का गठन किया जाएगा। उन विषयों पर जिनमें कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और या एक से अधिक राज्य, अगर हम सिंपल भाषा में आपको बोले 2 या 2 से अधिक राज्य, संघ या राज्य, इन किसी के बीच भी अगर कोई समान हित दिख रहे हैं कि इनके सभी के हित साझा हैं, तो इसके लिए इस तरीके का ये गठन कर सकती हैं। लोकहित के किसी भी विषय पर अनुशंसा करने और उस विषय से संबंधित नीति एवं कार्यवाही के तहत, जो भी नीतियां हैं या कार्यवाही उसके तहत उनके जो संबंध है उनको बेहतर बनाने के लिए इस तरीके की अनुशंसा करने के लिए वो एक परिषदों का गठन किया जा सकता है। आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति जो है वो निम्न कुछ परिषदें उनका गठन कर सकता है। कैसे? जैसे कुछ का गठन वो कर चुका है, तो अब देखते हैं किस किस तरीके की परिषदों का गठन अभी तक हो चुका है। जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय सरकार तथा शहरी विकास परिषद, बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों की 4 क्षेत्रीय परिषदों का गठन अभी तक राष्ट्रपति इस तरीके की परिषदों का गठन कर चुके हैं। अब देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना क्या क्या है। इसकी स्थापना में, इनकी स्थापना 1990 में केंद्र तथा राज्यों के से संबंधित सरकारी आयोग, अगर आप सरकारी आयोग देखेंगे ये पूरे आयोग हैं, हम एक वीडियो में पूरा बना लूंगी इसको, सारे आयोग को डिस्कस करेंगे। तो जो सरकारी आयोग है, सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर ही ये इस तरीके की स्थापना की बात की गई थी।
कई बार एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र और राज्य के से संबंधित है। कई बार दूसरे तरीके से पूछ लेता है, चार कोई और ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे केंद्र और राज्य से संबंधित कौन सा आयोग है, तो उसमें और भी आयोग होंगे और उसमें सरकारी आयोग को भी दिया होगा, तो आपको सरकारी आयोग को ही टिक करना है। या एक आध और दे सकते हैं, तो अगर वो राज्य केंद्र और राज्य से संबंधित है तो आपको आंसर में बी और सी या ए और बी इस तरीके से टिक करना होगा। तो इनकी सिफारिश पर 1983-87 की अनुशंसाओं के आधार पर, मतलब 1983 से लेकर 87 तक इनकी जो अनुशंसाएं थी, इनके आधार पर राष्ट्रपति को एक आदेश दिया गया, और मतलब राष्ट्रपति को इस तरीके का आदेश देता है कि हाँ, ये इस तरीके की परिषद का गठन कर सकते हैं। आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद को स्थायी बना दिया जाए। इस सरकारी आयोग में ये कहा गया कि इनको स्थायी बना दिया जाए और उनका नाम बदलकर अंतर सरकारी परिषद कर दिया जाए। और आयोग ने कहा कि परिषद को अनुच्छेद 263 की उपधारा खा और गा में वर्णित कुछ कार्य हैं उनकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अब देखिए इसके सदस्य कौन कौन से। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात फिर से शुरू होती है। कई बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो परिषदें हैं, उनके जो अंतर्राज्यीय परिषदें हैं, उनके किस तरीके से गठन होता है और कौन कौन उनके सदस्य होते हैं। तो सदस्य देख लीजिए। जो इसका प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। जैसे पीएम मोदी जी हैं तो वो अभी पर क्या है, इसके सदस्य हैं और ये अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, समझिएगा, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके क्या होंगे, मुख्यमंत्री। उन केंद्र शासित प्रदेशों के सहायक जहां पर विधानसभाएं नहीं है। ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे कहां पर विधानसभाएं नहीं है, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां के राज्यपाल। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, किसके सहित, गृह मंत्री के सहित इसमें शामिल होते हैं। तो फिर से आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात आप ऐसे याद रख लीजिए, इसके सदस्य अध्यक्ष के तौर पर अगर अभी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका सदस्य होगा अध्यक्ष के तौर पर। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री, जहां पर राष्ट्रपति शासन होगा वहां क्या होगा, वहां के राज्यपाल। जहां पर विधानसभाएं नहीं है वहां के प्रदेशों के जो भी सहायक होंगे वो लोग। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल होगा या गृह मंत्री भी शामिल होंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय को यह भी शक्ति दी गई है कि एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई कानूनी विवाद अगर होता है, या ध्यान रखिए कानूनी विवाद की बात कर रही है, तब यहां पर क्या हो सकता है, न्यायालय थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकता है और उस पर अपना निर्णय दे सकता है। अंतरराज्यीय परिषद को भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद के समाधान के लिए ही बनाया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि परिषद का कार्य सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अनुपूरक ही, मतलब ये भी निर्णय दे रही है, बात बता रही है, अपना सारी सलाह दे रही है, तो ये भी किस तरीके से काम कर रही है, ये भी न्यायालय के तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। अंतरराज्यीय केंद्र और राज्य जो हैं तथा केंद्र एवं संघ शासित प्रदेश है, संबंधों से जितने भी मुद्दे होंगे उन पर एक परामर्शदात्री निकाय है। मतलब केंद्र राज्य हो गए या फिर संघ हो गया या संघ शासित प्रदेश हो गए, इन सभी के लिए क्या है, एक परामर्शदात्री निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। परंतु यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद की स्थापना जो है वो लोकहित के लिए आवश्यक है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकहित में आवश्यक है तो वो इसके लिए किसी समय भी इसे स्थापित कर सकते हैं। परिषद की बैठक जो है वो वर्ष में कम से कम 3 बार तो होनी ही चाहिए। कितनी बार? 3 बार। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये फैक्ट्स पता होना बहुत जरूरी है कि जो अगर अंतरराज्यीय क्षेत्रीय परिषदें हैं इनके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो वर्ष में कम से कम परिषद जो है उसकी बैठक 3 बार तो होनी ही चाहिए। इसकी बैठक जो होती है वो पारदर्शी होती है। देखिए क्यों पारदर्शी होगी, क्योंकि इसमें आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, सभी जगह तो एक जैसी सरकार नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी बात ये, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के भी इसमें शामिल हैं। जिस तरीके से हर जगह के प्रतिनिधि को इसमें लिया गया है तो ये पारदर्शी होती हैं
और हर प्रश्न पर जो निर्णय होता है वो एक मत से ही होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब इतने सारे लोग शामिल हैं तो अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो जब तक सभी का एक मत नहीं होगा तब तक इसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो सभी का निर्णय से एक मत तरीके से इसे लिया जाता है। परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है, इस परिषद की खुद की भी एक स्थायी समिति हो। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उनमें जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज इन्हें थोड़ा सा ध्यान दें और इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। इसकी स्थापना भी 1996 में 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों के सतत चर्चा के लिए की गई थी। परिषद में जो मामले विचार के लिए थे उन पर चर्चा के लिए की गई थी। इसके भी सदस्य देख लीजिए कौन होता है। इसके जो गृह मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं और 9 मुख्यमंत्री होंगे जो परिषद की सहायता के लिए एक सचिवालय भी होता है। देखिए क्या है, एक क्षेत्रीय परिषद है उसके लिए कितनी सारी चीजें हेल्प में है। तो एक सहायता के लिए एक सचिवालय भी होता है जिसे अंतर राज्य सचिवालय भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1991 में की गई थी। मतलब अगर हम बात करें अंतर राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई थी तो इसकी की गई थी जो सहायता के लिए बनाई गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। इसका प्रमुख जो देखिए कौन होता है, प्रमुख होता है भारत सरकार का एक सचिव इसका प्रमुख होता है। 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में काम कर रहा है। एक बात आप समझिएगा, एक बार पढ़ लेने से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो सुन लें, उसके बाद जितना ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे और अपने नोट्स में अपने फैक्ट के थ्रू लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बजाय इसके कि आप 10 वीडियोस देखें, 10 चीजें सुनेंगे, शायद उससे उतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आपकी अपनी मेहनत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिएगा किस तरीके से, अगर आप कई बार इंटरव्यू निकलता है 1 साल में बच्चे ने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होती है हर किसी की अपनी। आप देखेंगे 10 वीडियो आप खोल के देखिए यूपीपीसीएस के लिए स्ट्रेटजी क्या है, सारे के सारे भरे पड़े होंगे कि स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी। आप लगेगा आपको सुन के मैं अभी क्लियर कर लूंगा, पूरा आपको जुनून आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आप 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, स्ट्रेटजी अपनी बनाइए ताकि अगले वीडियो में आप उस जगह पर बैठे हों और आप अपने आप को बता रहे हो कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। हर इंडिविजुअल की एक अपनी कैपेसिटी होती है, एक अपना तरीका होता है कि वो किस तरीके से चीजों को पढ़ सकता है, किस तरीके से चीजों को समझ सकता है। हो सकता है किसी के लिए नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं हो, उसको लगता हो कि मैं एक बार पढ़ लेता हूँ मुझे याद हो जाता है, लेकिन किसी बच्चे को हो सकता है नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता हो और वो नोट्स को बार बार देख के उसे लगता हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ तभी मैं कर पाऊंगा। तो और किसी को कोई चीज 4 घंटे में भी समझ नहीं आती, किसी को कोई चीज 1 घंटे में ही समझ आ जाती है और वो बहुत लंबे टाइम तक उससे दिमाग में रहती है। तो हर किसी का एक अपना एक थॉट प्रोसेस है, हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करता है। तो मेरी तो सभी से यही कहना होता है कि स्ट्रेटेजी बनाइए, किसी को कॉपी मत करिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, पढ़िए, अपने हिसाब से पढ़िए। जितना ज्यादा आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे ना, हाँ बस समय दीजिए, अपने आप से चीटिंग मत करिए। सबसे बड़ी चीज यही आती है, आप अपने साथ चीटिंग मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अगर 4 घंटे पढ़े हैं तो क्या वाकई आपने 4 घंटे दिए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उसमें 1 घंटा आप मोबाइल में लगे रहे हो और सिर्फ व्हाट्सअप ही करते रहे हो। और अगर आपको लग रहा है मैं फेसबुक पे था, मैं लेकिन पढ़ रहा था, किताबें मेरे सामने खुली थी, तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आप एक काम जो भी कर रहे हो पूरी की पूरी तरीके से उसी पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी टाइम आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो भी है आप अलग से देखिए, लेकिन जो काम आप जिस समय पर कर रहे हो पूरा ध्यान केंद्रित रखिए। आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। तो सबकी स्ट्रेटेजी छोड़ के आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और खुद की अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे आपको जल्दी सफलता मिले। तो अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और फिर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।